नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चुनावी जो रण है वो अब अपने एक अलग ही चरम पर पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले हम भी पहुंच रहे हैं सभी जो अलग अलग प्रत्याशी जो मैदान में खड़े हैं उनके पास। तो आज उसी कड़ी में हमारे साथ जो पहले प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पप्पू हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं और इन्हीं से अब जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये इस चुनाव में उतर रहे हैं। आम जनता जब इनसे सवाल करेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार 2 बार जो हैं ये पार्षद रह चुके हैं, तो जनता इनसे ज़रूर सवाल करेगी कि क्या कुछ मुद्दों के साथ ये अब चुनाव में जाएंगे, क्या कुछ इन्होंने पहले करवाया है। तो हम भी ज़रा जानने के लिए पहुँचे हैं कि क्या इनके मुद्दे रहेंगे और क्या इन्होंने पिछली बार की जो अपनी 2 टर्म इन्होंने निकाली हैं उसमें किया है। तो चलिए सीधा इन्हीं से सवाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम बीच में कुछ इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी बात है जनता तक सीधी पहुंचनी चाहिए। तो वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। और सीधा सा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जनता कुछ ऐसी है जो आपके वार्ड से अलग है, वो आपको शायद उतनी अच्छी से तरीके से नहीं पहचानती होगी जितना आपके वार्ड में आपको पहचाना जाता है, आपके वार्ड के लोग पहचानते हैं। तो उस जनता को क्या कहना चाहेंगे? पिछले जो पूरी जो 2 टर्म आपने निकाल दी, क्या कुछ आपने करवाया और अब आगे के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? रणनीति के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपका पिछला जो एक बार बैकग्राउंड है वो आप जनता को बताना है। ढाका साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे इंटरव्यू के लिए आप आए। ढाका साहब, मैं पिछली 2 योजना से पार्षद हूँ। पहले मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद था और अब मैं वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 2 में जो पहले समस्याएं थी, जैसे स्ट्रीट लाइट की थी, गलियाँ कच्ची थी, सीवर व्यवस्था ख़राब थी, तो मैंने पिछले 5 साल जो वार्ड नंबर 2 का जो कार्य था उसमें मैंने अपना जो समय था जितना भी वो कार्य करवाए। हर वार्ड की गलियाँ बनवाई, उसमें स्ट्रीट लाइटें लगवाई, सफाई व्यवस्था थी वो दुरुस्त की, सीवर व्यवस्था थी वो दुरुस्त की, और जितने भी और जो पर्सनल काम होते हैं, जैसे कभी किसी की अतिशयोक्ति होगी, लड़की का गरीब लड़की की शादी है, वो कोई बात थी, तो मैंने हर कार्य अपना बखूबी निभाया। और इसीलिए आज भी उस वार्ड से मुझे उतना ही प्यार मिलता है जितना वार्ड नंबर 19 से मिलता है। रही वार्ड 19 की बात, ये पिछले 5 साल की बात थी जो पहली टर्म थी। रही दूसरी टर्म की बात, दूसरी टर्म में वार्ड नंबर 19 विकास के कार्य में बहुत पिछड़ा हुआ था। उसका कारण था क्योंकि सब गलियां कच्ची थी, सीवर व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे पानी की लाइनें नहीं थी। तो मैंने अपने जब मैं इस वार्ड नंबर 19 का जब मैंने प्रतिनिधित्व किया तो सबसे पहले मैंने वहाँ सीवर लाइन का कार्य किया, उसके बाद मैंने पानी का कार्य किया, उसके बाद जो गलियाँ कच्ची थी उनका मैंने पक्का करवाने का कार्य किया, पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइटों का कार्य किया और जो सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया। तो कुल मिला के मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 2 और 19, क्योंकि मैं दोनों वार्डों से अलग अलग पार्षद रहा हूँ अलग अलग योजना में, तो मैं मेरी जनता जो मेरे परिवार, क्योंकि वार्ड नंबर 2 और 19 मेरे परिवार की तरह हैं, क्योंकि मेरा परिवार मैं गांव से बिलोंग करता हूं, पर इन वार्डों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं हमेशा इनका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये इसी तरह खुशहाल रहें और आगे भी जब भी मेरी ज़रूरत महसूस होगी इनको, मैं हमेशा इनके लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी उपलब्धियाँ गिनवाई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपके मन में टीस भी रह गई होगी कि ये शायद काम मैं नहीं करवा पाया, इसको मुझे शायद करवाना चाहिए था अपने वार्ड के लिए, अपने वार्ड वासियों के लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम ऐसा बचा कि जो आप नहीं करवा पाए हो? मेरे हिसाब से ऐसा कार्य कोई बचा नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमारे यहाँ एक मेन रास्ता है 27.5 फुट का रास्ता जो बिल्कुल कच्चा था, आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती थी। मैंने वो माल गोदाम जो वेयर हाउस रोड बोला जाता है वो लेके और सीधा बाईपास जो भिवानी लिंक अपने भिवानी रावलदी लिंक रोड है वहाँ तक उसको पक्का करवाने का कार्य किया। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ ऐसा कार्य मैं नहीं छोड़ा कि जिससे पब्लिक दुखी हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो पहले पानी की सप्लाई डेली आती थी, पब्लिक हेल्थ के गलत रवैये के कारण वो सप्लाई एक दिन आती है, ये चीज़ ज़रूर है मन में। तो पानी की एक सप्लाई की आपको दी। चलिए पानी का मुद्दा हम बाद में छेड़ेंगे, क्योंकि पानी का और सीवर व्यवस्था का जो मामला जो है
वो काफ़ी बड़ा है। पूरी चरखी दादरी की जो जनता है वो त्रस्त है। हालांकि हमने भी वार्ड देखा है वीरेंद्र भाई का, तो वहाँ पर हमें सीवर की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं मिली है। पानी की कुछ जगहों पर हो सकती है कि जहाँ पर पानी थोड़ा बहुत कम आता हो या थोड़ा बहुत ख़राब आता हो, लेकिन वो भी ज़्यादातर समस्या इनके वार्ड में हमें दिखाई नहीं दी है और ना ही इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं। लेकिन इस दौरान में मैं, जैसे आप कह रहे हो कि आपने लगभग काम करवा दिए हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, लोगों को एक व्यवस्था चाहिए होती है जिसमें लोग अपने एक डेली रूटीन से, क्योंकि शहरी माहौल है, भागा दौड़ की पूरी ज़िंदगी है, और इसमें जब शाम को व्यक्ति अपने घर आता है तो चाहता है कि कुछ सुकून के पल कहीं प्रकृति की गोद में वो बिता पाए। ऐसी स्थिति में वो ढूंढता है पार्क को। तो क्या पार्कों की जो व्यवस्था है अपने जो वार्ड के अंदर, कहीं छोटे पार्कों को बनाने की व्यवस्था या कुछ और इसी तरह का कुछ कार्य कराने की व्यवस्था, कहीं वो करवा पाए? डॉक्टर साहब, दादरी में मेन पार्क एक है जिसका नाम रोज़ गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसमें सुबह शायद 10 बजे के बाद इसमें लॉक लग जाता है। वो लॉक क्यों लगता है? वो क्योंकि प्रशासन की या नगर परिषद की गलत रवैये के कारण। क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी हैं, आज आप देखते हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही माहौल बदलता रहता है, पर वो पार्क बंद होने के कारण, लाइट ना होने के कारण तो आदमी कहाँ आएगा? वो सोचेगा चलो भाई पार्क में थोड़ी देर लेटा। जब चेयरमैन की कुर्सी मिलेगी, जनता के द्वारा चुना जाएंगे, और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले तो जो दादरी का एक पार्क है, इसको इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि जब पार्क के अंदर आदमी जाएगा तो वो ये लगेगा कि हाँ, मैं कहीं आया हूँ। रही वार्डों में जो छोटे छोटे पार्कों की बात है, उनको मैं जितना भी सुंदर बना पाऊँ या उनका जो डेवलपमेंट करवा पाऊँ, उसके ऊपर कार्य मैं पूर्ण रूप से उसके ऊपर कार्य करूँगा। और बाकी एक पार्क में दादरी की और आवश्यकता है, क्योंकि ये हो गया बस स्टैंड की साइड पार्क। पीछे का जो एरिया है, जो और वार्ड हों, उनको बहुत लंबा रास्ता तय करके यहाँ आना पड़ता है। तो मेरी भविष्य में योजना रहेगी कि मैं दादरी में इससे भी एक बड़ा पार्क और बनवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पार्क बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, जो पार्क बंद रहता है, क्या उसको भी पूर्ण रूप से खुलवाया जाएगा 24 घंटे के लिए? बिल्कुल 24 घंटे तो नहीं कह सकते, क्योंकि रात को पार्क खुलने की समस्या के अलावा कुछ नहीं होगा उसमें। रात के अलावा सुबह 4 बजे से लेके रात को जब तक पब्लिक करीबन 11 बजे तक घूमती है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पार्क हमेशा के लिए खुला रहेगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि दिन में भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं, शहर में बाहर से भी लोग आते हैं जाते हैं, जिनको कई बार बस स्टैंड जाना होता है, बस नहीं होती है, रेलवे स्टेशन जाना होता है, रेल उस टाइम पे नहीं होती है, तो इंतज़ार करने के लिए भी अपना समय बिताना पड़ता है। तो उसके लिए एक पार्क जो है बड़ी अच्छी जगह होती है, जहाँ पर वो अपना बैठ सकते हैं, अपने आप को सुस्ता सकते हैं, वहाँ पर अपने जो दूसरे जो अपने साथी हैं उनके साथ वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोग अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ओवरऑल बात ये है। भाई साहब, अब जानेंगे आपके जो दूसरे, जो अब आप दोबारा से तीसरी बार बल्कि चुनाव में हैं और अब की बार चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य रूप से? अगर मैं बात करूं कि सफाई व्यवस्था, तो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए सबसे बड़ा कारण, जो खराब व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो हमारे पास ऑटो टिपर है वो तो चलती हैं, उसमें से भी आधी चलती हैं, पूरी नहीं चलती। जो ट्रैक्टर हैं वो मात्र 3 ट्रैक्टर हैं नगर परिषद में, क्योंकि 3 ट्रैक्टरों से पूरी दादरी का कूड़ा नहीं उठाया जा सकता। तीसरी बात, जो छोटी गाड़ियाँ टिपर आई थी वो लगभग कबाड़ के हालात में पहुँच चुकी हैं, इसलिए हमारे दादरी शहर की ये सफाई व्यवस्था खराब है। अगर पब्लिक ने मुझे, जिम्मेदार किसको मानोगे इसमें? प्रशासन को, जो पीछे जो भी यहाँ इस कुर्सी पे थे उनका पूरा हाथ है इसमें। क्योंकि कोरोना काल जब अपने देश में लगा, उसके बाद तो इनको कोरोना काल में तो इनको चलाया गया, पर उसके बाद शायद इनको संभालने के लिए प्रशासन की कोई ध्यान ही नहीं था कि जो जितने भी साधन हैं दादरी की सुविधा के लिए हैं, पर उनकी तरफ ध्यान ना देकर उनको कबाड़ के रूप में वो खड़ा कर दिया है। क्योंकि आज नगर परिषद में आप जाओगे तो आपको कबाड़ के रूप में गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी। उनके लिए कोई ड्राइवर वगैरह कोई भी नहीं है? नहीं, उनके लिए कोई ड्राइवर नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ जो जितनी टिप्पर हैं पूर्ण रूप से जो वार्डों में कूड़ा उठान करती हैं, उन्हीं के पास पूरा नहीं है ड्राइवर, तो उनके लिए ड्राइवर कहाँ से आएंगे? ठीक है।
और आने वाले समय में आप इसके ऊपर काम करेंगे कि नई नई वैकेंसीज भी निकालें और उन ऑटो टिपर्स का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं जो कूड़ा उठाने का जो कार्य है उसको सुनिश्चित कराया जाए? सबसे पहले तो भाई साहब क्या है, जब तक साधन नहीं होते आप सफाई नहीं कर सकते। सफाई व्यवस्था तभी सुधरेगी जब आपके पास साधन होंगे, और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जब भी मैं इस कुर्सी पे भगवान की और जनता की आशीर्वाद से अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा तो सबसे पहला कार्य दादरी की जो सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना, और जो साधनों के लिए ड्राइवर नहीं है उनके ऊपर ड्राइवर लगाना। जहाँ कर्मचारियों की संख्या कम है, जहाँ सफाई नहीं हो पाती, उनके लिए सफाई कर्मचारी लगाना सबसे पहला मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज़ है कि अब जो चरखी दादरी की नगर परिषद में वैकेंसीज भी निकलेंगी और सफाई के जो अगर बेहतर साधन होंगे तो चरखी दादरी की जनता को राहत भी मिलेगी। बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं हम, तो इसी संबंध में ही जो शौचालय हैं हमारे यहाँ पर जो बनाए गए हैं, अभी हम देखते हैं कईयों पर तो ताले बंद हमें मिलते हैं, और या कईयों में जैसे हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि बड़ा ही सड़ा हुआ माहौल मिलता है। क्या उनको भी कुछ ठीक कराया जाएगा? आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो बाज़ार है उसमें कहीं ऐसी जगह नहीं है कि ये शौचालय के अलावा कहीं आदमी शौचालय कर सके। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, खुले में भी जाते हैं, जिस वजह जाते हैं उसके कारण, क्योंकि बाज़ार में खुले की जगह भी नहीं है तो आदमी परेशान तो रहता ही है। सबसे पहले डॉक्टर साहब जहाँ शौचालय की आवश्यकता होगी वहाँ नए शौचालय बनाए जाएंगे, और जितने पुराने शौचालय हैं सबको दिन में 2 बार उनकी सफाई करके दुरुस्त करवाया जाएगा। अगर कहीं भी किसी कर्मचारी ने कुआती बरती तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, और किसी शौचालय पे भी ताला बंद नहीं होगा। जी, तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं आप लोगों को, हम पहले भी खबरें भी दिखा चुके हैं कि काफ़ी जगह पे ताला बंद मिलता है। कुछ सामाजिक जो संस्थाएं हैं वो उन तालों को खुलवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में जब एक बार खोल दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है ताला, तो वापस से फिर से लग जाता है। तो ये बड़ी चीज़ है। अच्छा, अगर मैं और भी बात करूँ तो जैसे हम काफ़ी जगहों पर देखते हैं बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे, अपना जो शहर का जो सौंदर्यीकरण है उसको भी कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो सौंदर्यीकरण को लेकर के भी कोई योजनाएं कहीं आपने बनाई? जी, दादरी शहर में अपना एक, जिसको परशुराम चौक के नाम से जाना जाता है, चौक है, उसके अलावा मेरे ख्याल आप दादरी शहर में कहीं भी जाओगे तो आपको चौक के ऊपर कोई सौंदर्यीकरण नहीं मिलेगा। उसके अलावा दादरी शहर में जितने भी मुख्य मार्ग हैं वहाँ पेड़ तो लगा दिए गए, पर उनकी ना तो देख रेख है ना उनके पानी की व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। नया जिला बनने के बाद भी नया जिला नहीं लग रहा है। हाँ, जिला तो बहुत दूर की बात है। अगर दादरी के हालात देखें तो शायद डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे मान सकते हैं, तहसील से भी नीचे। हाँ, तहसील से भी नीचे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे मौका मिला तो दादरी शहर के हर रोड को, हर चौराहे को, हर पार्क को, जो भी व्यवस्था सौंदर्यीकरण के लिए होगा उसमें पूर्ण रूप से मुख्य भूमिका निभा करके उनको पूरे शहर को सौंदर्यीकरण में अव्वल दर्जे पर लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ जैसे कुछ सामाजिक संस्थाएं भी जो इस काम में लगी हुई हैं, क्या उनका साथ भी लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि देखो अकेला आदमी चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, क्योंकि वो इस कार्य में पहले लगे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा और प्रशासन से भी सहयोग की आशा रखूंगा, और क्योंकि ये ज़्यादा रोड जो B&R के अधीन आते हैं तो उनसे भी सहयोग करके जहां रोड की सफाई की व्यवस्था या सौंदर्यीकरण की बात होगी तो उनसे मिलके इनको पूरा करने के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, और विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कार्य करने में सक्षम रहूंगा। तो सौंदर्यीकरण तो ठीक है, लेकिन सौंदर्यीकरण होगा कैसे? हर जगह तो आज के दिन पार्किंग रोडों पे लगी मिलती हैं, गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। एक बार चाहूँगा कैमरामैन अभी भी दिखाएं कि वहाँ दूर तक का उधर नज़ारा दिखाएं, बस स्टैंड की तरफ का भी दिखाएं और दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाएं, किस प्रकार से रोडों के ऊपर आज भी जो है पार्किंग की जा रही है। शहर में व्यवस्था नहीं है पार्किंग की, तो उसके लिए क्या कोई प्लान बनाया है? क्योंकि ये तो अगर नहीं होगी तो शायद सौंदर्यीकरण कोई काम नहीं आएगा। जी सर, इसके लिए हमने एक प्लान दिमाग में तैयार कर रखा है, क्योंकि दादरी शहर में पार्किंग की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है।
माफ़ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा रुक गए थे। लेकिन वीरेंद्र भाई, हम पार्किंग की व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे थे, तो पार्किंग को लेकर के क्या कुछ आगे आपने प्लानिंग बनाई है? बस अब जो अपने दिमाग के हिसाब से मैंने प्लान की है वो ये है, दादरी शहर में पार्किंग की व्यवस्था तो ख़राब है ही, आपको पता है, क्योंकि दादरी शहर में कोई भी ऐसी पार्किंग नहीं है जहाँ बाहर से आने वाली गाड़ियाँ या शहर से आने वाली गाड़ियाँ खड़ी हो सकें। तो हमने एक इसका लिए रोड मैप तैयार किया है कि प्रशासन के सहयोग से पीली पट्टी लगाकर रोड के दोनों तरफ उसके अंदर साधनों की वो करेंगे एक तो, और मेन जहाँ समस्या है बाज़ार के अंदर वहाँ कोई भी चिन्हित करके जगह वहाँ पार्किंग बनाने का कार्य करेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्रशासन से मिलकर जो पार्किंग की समस्या है उसको पूर्ण रूप से दादरी शहर से ख़त्म कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पार्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक शहर को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि पार्किंग अगर आप रोड के ऊपर करेंगे तो रोड पर जाम लगेंगे और जाम जो है किसी भी शहर को जो है बदसूरत बना सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के विकास का एक चिन्ह होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात, अगर उन्हीं गाड़ियों से रोड के ऊपर जाम लगे तो वो कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था को ख़राब कर सकता है। तो अगर आपसे यहाँ पे जाने कि अब लगातार चरखी दादरी शहर बड़ा होता जा रहा है, बाहर से लोग आते जा रहे हैं और इस दौरान में क्राइम का ग्राफ भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपकी भी एक लोकल सरकार होगी, आपकी भी जिम्मेदारियां बनेंगी अपने पूरे शहरवासियों के प्रति कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिल पाए। तो सुरक्षित माहौल के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या जो सड़कों पर क्या जो पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा करवाएंगे या किस प्रकार से, या जैसे आजकल तो बड़े अलग अलग तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, सीसीटीवी एक माध्यम बन सकता है, तो क्या उस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं इम्प्लीमेंट कराने का कोई विचार है आगे? आज की तारीख में क्राइम, क्योंकि ज़िला बन गया तो क्राइम भी बढ़ने लग गया, तो इसके लिए हमने सोच रखा है कि दादरी जब भी हम पहली हमारी मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव पास करके, क्योंकि सहमति, पार्षदों की सहमति के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रस्ताव पास करके, और हमारा पहला कार्य रहेगा कि जहाँ जहाँ मेन दादरी शहर की एंट्री है और मेन गलियाँ हैं या वो हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनको क्राइम को रोकने का कार्य करेंगे और पुलिस सहयोग भी उनसे मांगेंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल रूम जो होगा हम कोशिश करेंगे कि वो प्रशासन के हैंड ओवर हो, क्योंकि उनकी दादरी शहर को प्रशासन ने देखना है, पुलिस प्रशासन ने, तो प्रशासन उनकी तरफ ध्यान रखेगा और जहाँ भी है हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो क्राइम को रोकने के लिए भी हम पूर्ण रूप से प्रशासन के साथ रहेंगे। उसके लिए क्या कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाएगा या किस प्रकार से, मतलब जो भी सीसीटीवी की फुटेज होंगी कि पुलिस के पास रहेंगी या फिर नगर परिषद भी उनको कहीं ना कहीं होल्ड करेगा? नहीं, क्योंकि देखो क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अलावा उसको नहीं कर सकता कोई, क्योंकि नगर परिषद 5 बजे दफ्तर बंद हो जाता है, उसके बाद कर्मचारी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहता है। तो उसका हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारा प्रशासन होगा, जो हम हाउस में प्रस्ताव पास करेंगे, उसका यही कार्य होगा कि वो सब कुछ हम पुलिस प्रशासन के अधीन रखेंगे और जो खर्चा जो वहन होगा वो नगर परिषद द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खर्चे को नगर परिषद के द्वारा किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब साथ ही साथ एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, हमने सीसीटीवी की भी बात की, काफ़ी सारे जो आजकल के युवा हैं वो इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा रखते हैं, काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि वाईफाई जोन बनाए जाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था बनाने का विचार कर सकते हैं आप? दादरी शहर में पहले भी 1-2 जगह, 3-4 जगह शायद व्यवस्था है, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। उसमें से लगभग मेरे हिसाब से 1 आधा तो हो तो चल रहा हो ना, बाकी सब बंद हैं, उनको भी दुरुस्त करवाया जाएगा। उसके अलावा जितने भी वाईफाई के केंद्र हैं उनको अलग अलग जगह, उनको अलग अलग सिस्टम से बना के और पब्लिक को, युवाओं को वो मौका दिया जाएगा कि वो वाईफाई से जुड़ के जो अपने पूरे देश की समस्याएं हैं या जो तो हर चीज़ वाईफाई इंटरनेट पे होती है, चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे कोई कंप्लेंट करनी हो, कुछ भी हो, और बहुत सारे लोग तो गरीब होते हैं, वो शायद उनका उस इंटरनेट का खर्चा भी वहन नहीं कर पाते। इंटरनेट का खर्चा तो वहन नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी के पास तो देखो जो वाईफाई यूज़ करेगा तो फ़ोन तो आज नॉर्मल बात है,
हो सकता है उसके पास और साधन ना हो, पर फ़ोन के बगैर तो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम पब्लिक है जिसके वाईफाई आप उपलब्ध करा दो। वाईफाई हम फ्री में उपलब्ध कराएंगे, तो फ़ोन तो शायद उन्हीं को लेना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। ना सरकार हमारी प्रस्ताव ऐसा कोई होगा कि हम फ़ोन फ्री बांटें, और ना ही हम उसमें अफोर्ड करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए हम वाईफाई अकेली सुविधा देंगे जो फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ़ोन पब्लिक को अपने आप बैन करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए फ़ोन तो जाहिर सी बात है पब्लिक को लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो ये कहना चाह रहे थे कि आज के दिन जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो ऑनलाइन मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे सरकार की नीतियां हैं या उनकी योजनाएं हैं, वो सभी कुछ को आपको जानना है, नीतियों को जानना है तो ऑनलाइन मिलेंगी, आपको योजनाओं को जानना है तो ऑनलाइन मिलेंगी, आपको उनको ये अप्लाई करना है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो सुविधा जो आपको वाईफाई के तौर पर मिलेगी, तो आप उसका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपने उस खर्चे को बचा सकते हैं जो आप इंटरनेट के लिए एक्स्ट्रा करते हैं इन सारे कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर चलिए सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब जो ऑफिशियल स्टाफ है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए। बहुत सारे कार्य जो नगर परिषद कार्यालय के द्वारा ही होते हैं। अगर मैं उनमें बात करूं, मैंने छोटी सी एक लिस्ट बनाई है। जैसे प्रॉपर्टी आईडी का जो कार्य है आजकल चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, उसके लिए दर दर उनको भटकना पड़ रहा है। हाउस टैक्स के लिए लोगों को अपना भटकना पड़ता है कि कई बार उनको चीज़ें नहीं मिल पाती, या सही समय पे उनका हाउस टैक्स जमा नहीं हो पाता, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं। साथ ही साथ नक्शा पास करवाने वाले, जैसे जो घरों के नक्शे पास होते हैं, उसके लिए लोगों को काफ़ी दिनों तक जद्दोजहद करनी पड़ती है आज के दिन। इसके अलावा हम बात करें, जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, ये भी आपके ऑफिस से ही बनते हैं, नगर परिषद से बनते हैं। तो इस सारी व्यवस्था को क्या दुरुस्त किया जाएगा? क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही जो है वो हावी हुई मिलती है। एक सीट से दूसरी सीट भेज दिया जाता है, दूसरी से तीसरी भेज दिया जाता है, लोगों को चक्कर पे चक्कर कटवाए जाते हैं। तो क्या इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाएगा? ढाका साहब, आज हर आदमी नगर परिषद के कार्य से परेशान है, जिसमें हम भी शामिल थे जो पार्षद हैं, क्योंकि हमारा कार्यकाल करीबन 1 साल पहले ख़त्म हो चुका था। जब हमारे जैसे जो पार्षद हैं उनको भी ये परेशान करते थे, पर हम तो ये मानो अड़ियल रवैये के हैं, तो इनको कार्य करके देना पड़ता था। तो आम आदमी का तो शायद इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव भी किया है, और उनका कार्य समय पे नहीं हो पाया। इसके लिए हमने जो रूपरेखा तैयार की है, सबसे पहले इसके लिए एक अलग विंडो बनाई जाएगी, जिसमें आम आदमी जो अपनी पहली विंडो पे एप्लीकेशन जो भी चीज़ का, जैसे आपने पूछा प्रॉपर्टी आईडी के लिए, उसके लिए भी समय निर्धारित होगा कि आपकी 1 हफ्ते में या 10 दिन में या 5 दिन में आपका वो कार्य करके, और उस कर्मचारी का पूर्ण रूप से ये होगा कि जिस कर्मचारी की ड्यूटी होगी, अगर उसने वो कार्य नहीं किया तो उस कर्मचारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रही नक्शे की बात, नक्शे के लिए भी एक विंडो बनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ अधिकारी नहीं मिलते किसी को कि भी बैठने की जगह कहाँ है, अधिकारी कहाँ गया। तो जो अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो नक्शे पास किया आपने बताई उसके लिए अलग विंडो बनाई जाएगी स्पेशल, कि आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाहर से गांव से आदमी आते हैं, वो शहर में मकान अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, शायद बच्चों को हम पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। तो उसके लिए हम उनको परेशानी से निजात दिलाने के लिए एक अलग से विंडो बना के, और उनको मतलब ये मानो कि जो उनको समस्या है वो शायद 1 हफ्ते के अंदर उसको पास करके और उस नक्शे को देने का कार्य करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन अब नक्शा पास होता है, पहले तो हमारे हाउस पास करते थे, वो पास हो जाता था, पर उसके लिए भी हमें मीटिंग का इंतज़ार करना पड़ता था कि भी मीटिंग 2 महीने में हो, 3 महीने में हो। पर अब ऑनलाइन सिस्टम है, उसको सुधारने के लिए अधिकारी को बाकायदा उसका टाइम निर्धारित होगा कि इन्होंने नक्शा इस दिन अप्लाई किया, और आपका समय आज से शुरू होता है, और आप जैसे 5 दिन 7 दिन जो भी निर्धारित होगा उस दिन उस अधिकारी को वो नक्शा पास करके, और जो जिसका नक्शा है उसको स्पेशल बुला के फ़ोन करके उनको वो नक्शा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के लिए एक विंडो आप ओपन करने की बात कर। जी जी बिल्कुल। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक सुझाव मैं ऐड करना चाहूँ तो हो सकता है आप अपने मुद्दों में कहीं ना कहीं शामिल कर पाएँ। हमारा सुझाव है कि नगर परिषद में जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे एक सिंगल विंडो सिस्टम ही क्यों ना ओपन कर दिया जाए, कि कोई भी काम लेकर के एक ही खिड़की पे व्यक्ति गया, वहाँ पे 1 या 2-3 जो खिड़कियाँ हैं वो बना दी जाएं, और वो वहाँ पर जाए किसी भी काम के लिए, वहीं उसकी
एप्लीकेशन सबमिट हो और बाद में उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाए, पर्टिकुलर अधिकारी तक दिया जाए, तो और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाएगी? डॉक्टर साहब की प्रॉपर्टी आईडी का जो सिस्टम है उसमें हर आदमी परेशान है। अगर एक ही विंडो बना दी जाएगी तो उसमें दादरी की जनता करीबन ये मानो मेरे ख्याल 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है, तो उसमें एक विंडो पे मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा। उसके लिए अलग अलग, मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि जिसको जिस चीज़ की समस्या है वो उसी विंडो पे जाए, सभी जो समस्याएं वो एक विंडो पे इकट्ठी ना हो, क्योंकि एक कर्मचारी एक दिन में शायद इतना कार्य ना कर पाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जैसे आज के दिन हम सरल केंद्र को देखते हैं, तो सरल केंद्र के तरीके से ही आप एक वहाँ पर भी एक अलग से ऑफिस जो है ओपन कर देंगे, वहीं पर सारे काम हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सोच बड़ी अच्छी है कि अगर इस प्रकार की व्यवस्था चरखी दादरी में आने वाले समय में देखने को मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो गई। लोगों को मारा मारा नहीं घूमना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी समस्या और भी है हमारे यहाँ पर कि गलियों के निर्माण के लिए लोग लगातार लाइन में लगे रहते हैं, बार बार आवाज़ें उठा देते हैं, मांग उठाते हैं। कहीं स्ट्रीट लाइट के लिए लोग परेशान रहते हैं। काफ़ी सारी तो जो गलियाँ हैं वो बिना स्ट्रीट लाइट के ही आज के दिन भी बची हुई हैं, तो उनके लिए कोई अलग से बजट वगैरह लाने की कुछ कोशिश की जाएगी? डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नगर परिषद में बहुत सी ग्रांटें ऐसी हैं जो हमारे नगर परिषद के अंदर आती हैं। रही बाकी बात पैसे की, जो आपने बताया ग्रांट अधिकारियों से मिलके, जो सरकार है उनसे मिलके पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा तो, क्योंकि जब शहर में समस्याएं होंगी तो सरकार को अवगत कराने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार हमारी बनाई हुई है, पब्लिक ने सरकार बनाई है, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जहां समस्याएं हैं उनके लिए वो पैसा फंड उपलब्ध कराए। रही बात गलियों की, जो आपने बताया हमें कि वार्डों में गलियों की और लाइटों की जो समस्या है, तो मैं अपने कार्यकाल में अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं औरों की तरह कार्य नहीं करूँगा। हर वार्ड में एक दिन लगा के बाकायदा पब्लिक के अनाउंस करा के जिस वार्ड की जो समस्या होगी वो मैप तैयार करके उन समस्याओं को, क्योंकि वार्ड दादरी शहर में 21 वार्ड हैं, तो 21 दिन का समय लगेगा। 21 दिन में हर वार्ड की समस्याओं को इकट्ठा करके और जो जो समस्याएं प्रायोरिटी पे होंगी उनको दूर करेंगे, और बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी नियमित रूप से करके उनको ख़त्म किया जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं समस्याओं को ख़त्म करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर अब हम आज की जो मुख्य समस्या है, हालांकि वो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, उसका विभाग ही दूसरा है, जन स्वास्थ्य विभाग से पूरी चरखी दादरी जो है त्रस्त है, जिसमें अगर हम बात करें सीवर व्यवस्था और दूसरी जो है पेयजल व्यवस्था, दोनों से ही चरखी दादरी वासी परेशान है। इसको किस प्रकार से ठीक करा पाएंगे? हम आपको देखते हैं, आपने स्पेशल टैंकर भी बनवा रखा है, सीवर व्यवस्था को आप अपने वार्ड में ठीक भी करते रहते हैं, कई बार हमने तो आपको दूसरे वार्डों में भी देखा है। लेकिन अब जब आप, अगर जनता आपको चेयरमैन चुनती है, तो क्या ऐसा करेंगे ताकि जो चरखी दादरी की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके? क्योंकि नए तो पाइप एक दिन में तो डाले नहीं जा सकते। इस दौरान में कहीं ना कहीं जो एक सुविधा है लोगों को, या टेम्परेरी जो समाधान है वो कहीं ना कहीं चाहिएगा, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं वार्ड नंबर 19 का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं इस सीवर व्यवस्था जो है उससे मैं पूर्ण रूप से अपने वार्ड की सीवर व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, और मेरी वार्ड की जो पब्लिक है वो भी संतुष्ट है, क्योंकि सीवर एक ऐसी चीज़ है चलती चलती रुक भी जाती है। तो उसमें अगर जो मेन होल होते हैं उसमें मेन समस्या होती है गाद की, क्योंकि उसी में मिट्टी आती है, उसी में जो पॉलीथीन भी आते हैं, नालियाँ जोड़ रखी हैं, कचरा भी आता है, तो उसके कारण मेन समस्या बनती है। अगर आप समय समय पर उनकी सफाई करवा दोगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि समस्या सीवर की नहीं होगी। मैंने पर्सनल अपने बेस पे टैंकर लगा हुआ है, मेरे वार्ड में भी कार्य करता है, मैं दूसरे वार्डों में कार्य करता हूं, क्योंकि जो समस्या आपने बताई सीवर, वो दादरी शहर की मुख्य समस्या है और ये हमारे अधीन नहीं आता, ये पब्लिक हेल्थ के अधीन आता है। तो हम अधिकारियों से मिलके और सरकार से मिलके जो समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में सीवर का ना चल पाना। सीवर इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसमें आज भी दादरी शहर में गाद के भरे हुए हैं।
मेरे वार्ड की जो सीवर समस्या नहीं है उसका मुख्य कारण ये है कि समय समय पर मैं उनकी सफाई करता रहता हूँ। इसलिए दादरी शहर की जो समस्या है मेन गाद के कारण है। यहाँ हमारे पीछे सुपर शक्कर मशीन आई थी और करीबन वो 17-18 दिन रुकी थी। तो सुपर शक्कर मशीन हमने दिल्ली बाईपास जो अपना टी पॉइंट ये तिकोना पार्क बोलते हैं वहाँ से सफाई शुरू करवाई थी और मैं हर रात उनके साथ रहता था और उसकी समस्या आज तक जो मेन लाइन है उसमें समस्या नहीं है क्योंकि उसकी सफाई हो चुकी है। तो हम अधिकारियों से, पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं उनसे मिलके, सरकार से मिलके, जो इनके बड़े अगर दादरी अधिकारी हैं वो इस समस्या को मतलब पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे तो हम जो चंडीगढ़ मेन इनके जो अधिकारी बैठते हैं उनसे मिलके, शायद मैं इतना अपने आप पे भरोसा मानता हूँ कि मैं करीबन ज़्यादा तो नहीं कह सकता पर 3 महीने के अंदर मैं दादरी शहर की समस्या को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए हर संघर्ष करूंगा और अधिकारियों से मिलकर इसको पूर्ण रूप से मिटाने का कार्य करूंगा समस्या को। अभी आपको कांग्रेस पार्टी से समर्थन मिला हुआ है, भाजपा की और जजपा की सरकार है। ऐसी स्थिति में ये सरकार आपको ग्रांट क्यों देगी, क्यों सारी व्यवस्थाएं आपको करने देगी, कहीं ना कहीं आपको रोकेगी? मैं जो पीछे हमारी योजना गई, मैं वार्ड नंबर 19 का पार्षद था। मैं उस योजना में संजय छपारिया जो भाजपा सरकार से संबंध रखता था वो चेयरमैन थे यहाँ पे। अगर आप नगर परिषद से रिकॉर्ड निकालोगे तो दादरी में 21 वार्ड है। अगर 19 नंबर वार्ड सबसे टॉप मिलेगा आपको पैसा लगवाने में, क्योंकि वो क्षमता आदमी में होनी चाहिए कि आप अपना हक, क्योंकि कई बार बड़े लोगों से सुनते हैं, हम भाषणों में भी सुनते हैं अपने बुजुर्गों कि कई बार हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनना भी पड़ता है। तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। और जब तक आईएएस अधिकारी, क्योंकि सरकार आईएएस अधिकारी चलाते हैं, अधिकारी को ये मतलब नहीं कि आप सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है, क्योंकि उसको आम जनता से सरोकार होता है। क्योंकि जब अधिकारी एक चीज़ मेन देखता है तो वो समस्या शहर की होती है, तो सरकार चाहे हो सकता है रुकावट डाले भी, पर अपने एफर्ट से मैं मानता हूँ जब आईएएस अधिकारी को इनसे अवगत कराया जाएगा, क्योंकि सरकार भी आईएएस अधिकारी चलाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री हरियाणा जी, तो उनसे मिलके इस समस्या का निदान कराने के लिए मैं पूर्ण रूप से सक्षम रहूँगा। ठीक है, आपने अभी समस्याओं के निदान की तो बात कर ली है, लगातार आप भी काफ़ी बार भ्रष्टाचार के पहले वाले जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके ऊपर लगाते रहे हो। आपके दूसरे साथियों के द्वारा भी बार बार जो इस तरह के आरोप जो हैं वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। तो क्या अभी तक जैसे हम देख पा रहे हैं कोई जांच कमेटी नहीं बनी है, कोई जांच नहीं हुई है, कुछ हुई हैं तो उनमें उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है और लगातार फिर भी जो भ्रष्टाचार के जो बातें हैं वो निकलती रहती हैं। अभी आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो ऑटो टिपर चलाए गए उनको कबाड़ बनाया जा रहा है। कहीं हमने भी देखा कि काफ़ी सारे रोडों के ऊपर हर जगह पर लोहे के डस्टबिन लगाए गए थे, स्टील केबल की, ठीक है, काफ़ी लागत उनमें आई थी। आज वो सड़कों के ऊपर दिखाई ही नहीं देते हैं, कहाँ गए कोई पता ही नहीं है उनका। तो ऐसी जो चीज़ें हैं और बहुत सारे और भी दूसरे जो मामले हैं, ठीक है, उन मामलों को लेकर के जो भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हुई हैं, क्या उनके ऊपर इंक्वायरी कराने का काम करेंगे? ढाका साहब, क्योंकि दादरी नगर परिषद में जो चेयरमैन था वो सरकार का था, यहाँ जो अधिकारी थे वो उसके दबाव में थे। जो भी प्रशासन ने यहाँ कार्य किया, डस्टबिन का कार्य किया या रोड पे डस्टबिन लगाने का कार्य किया, अगर आप पूरी दादरी शहर में घूमोगे तो शायद हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहे कि वो डस्टबिन कहाँ है, बचा हुआ है कहीं, वो भी शायद आपको टूटा हुआ मिलेगा, वो बचा हुआ नहीं मिलेगा। तो उनकी निश्चित रूप से जिस अधिकारी ने इसके ऊपर पैसा खर्च किया था, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि चेयरमैन उसमें सिग्नेचर करते हैं, चेक पे सिग्नेचर करते हैं, पर उसमें मिलीभगत भी होती है, ये सबको पता है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी हम देखेंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो भी करने का कार्य करेंगे। और जांच कमेटी भी बनाई, बिल्कुल बनाई जाएगी, हम सरकार से मिलके इसकी जांच कमेटी बनाएंगे। और पीछे आपने भी देखा, हमने कई बार जो चेयरमैन था या अधिकारी थे उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार था वो हमने उजागर भी किए, जो आपके चैनल पे भी दिखाए गए, अखबारों में भी आए, पर सरकार होने के कारण वो दबा दिए गए। आज भी मैंने
मेरे नाम से सीएम विंडो लगी हुई है, वो करीबन 1 साल के नज़दीक हो गया, उसका जवाब नहीं आया आज तक। तो अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो शायद उस चीज़ का मैं इंतज़ार करूँगा कि जनता मुझे विश्वास भी है कि मुझे मौका देगी, और मैं उस जो पीछे जितने भी भ्रष्टाचार हुए उनके खिलाफ जो एक्शन हो सकेगा उसके खिलाफ भी कार्य करने का कार्य करूँगा। तो देखिए, काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अभी वीरेंद्र पप्पू के द्वारा हमें बताई जा रही हैं, काफ़ी सारे इनके द्वारा दावे किए गए हैं कि वो हर तरह की जो व्यवस्थाओं को ठीक कराने का प्रयास करेंगे। हमने भी काफ़ी सारे जो मुद्दों पर इनसे सवाल किए हैं कि किन किन चीज़ों को ये किस प्रकार से लेकर के चल सकते हैं, और हमारा मकसद है कि जनता भी ये समझ पाए कि जो उनकी वोट पाने के लिए आज मैदान में खड़े हैं जो प्रत्याशी हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके शहर के बारे में सोचते हैं, क्या उनको वो सुविधाएं दे पाएंगे, क्या और दूसरी जो चीज़ें जो आने वाले समय में वो कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि जितने भी अभी आपने जो दावे किए हैं कि आप ये करेंगे, जिन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, अगर हम बात करें तो लगभग कितना समय आपको लग जाएगा इन दावों को जो है पूरा करने के लिए? मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। 1 साल के अंदर पूरा कर? बिल्कुल कर देंगे। मतलब 1 साल में आप ये कहना चाह रहे हो कि चरखी दादरी का नक्शा पलट हो जाएगा? बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है मुझे जी। तो 1 साल में कहीं ना कहीं दादरी का नक्शा पलट हो सकता है। और अब ये जो दावा है, चरखी दादरी में जो नगर परिषद चेयरमैन पद के दावेदार के तौर पर अभी उभर के आए हैं, और पिछले 2 साल से बल्कि 2 योजनाओं से जो वार्ड नंबर 2 से और वार्ड नंबर 19 से पार्षद भी रहे हैं, उनका बड़ा दावा है कि वो चरखी दादरी की समस्याओं को दूर करेंगे और चरखी दादरी की कायाकल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बड़ी बात है, और 1 साल का समय इनके द्वारा दिया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि जनता क्या कुछ सोचेगी। जनता, क्योंकि आप जनता हैं, आपको फैसला लेना है, आपको वोट डालना है। हम तो सिर्फ आपसे यही कहेंगे, वोट डालने ज़रूर जाइएगा और ये ज़रूर देखिएगा कि कौन आपके शहर का विकास करा सकता है, आप उसी को वोट दीजिएगा। यहाँ हमने आज वीरेंद्र पप्पू से इस बारे में पूरी बात की है कि क्या कुछ मुद्दे उनके रहेंगे, क्या कुछ आगे की योजनाएं रहेंगी, तो उनके द्वारा पर खुले मन से उनके द्वारा बताया गया है। और कहीं ना कहीं जो पिछले योजना में जो लोग इस पद पर बैठे थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निशाना इनके द्वारा साध दिया गया है कि उस दौरान में कार्य नहीं करवाए गए हैं। ये बड़ी बात है। तो लगातार हम आप तक जो ये आगे की भी सूचनाएं जो पहुंचाते रहेंगे। और वीरेंद्र भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपसे लगातार आगे चुनाव के दौरान मुलाकात होती रहेगी, आपसे आगे भी आपकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। जी, तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र पप्पू, जो चेयरमैन पद के दावेदार हैं। और 11 लगभग प्रत्याशी शायद कल होंगे, जब एक जो कवरिंग कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म जब वापस ले लेंगे तो शायद 11 प्रत्याशी रहेंगे, अभी 12 हैं। तो देखना होगा कि इन प्रत्याशियों में से किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, किसके हिस्से में नगर परिषद का चेयरमैन पद आएगा, और उसके बाद जनता की सेवा करने के लिए उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से पूरे किए जाएंगे। वीरेंद्र पप्पू के द्वारा भी बड़े दावे किए गए, उनको वो कितने समय में पूरा करेंगे उसके बाद वो भी देखने वाली चीज़ रहेगी। और कितना अब इनके जो दावे हैं वो जनता पर असर डालते हैं, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। आगे भी इन सूचनाओं को और आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ और नई सूचनाएं आप तक लेकर के आते रहेंगे। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, कुछ समय के बाद कुछ और नई सूचनाओं के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका अपने सहयोगी विपिन के साथ VTS लाइव न्यूज़ के लिए।